100 कैदी और सहूलत मिले सिर्फ एक को, तो किससे पूछा जाए? जब छोटे जराइम करने वालों के साथ सख्ती और बड़े मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ मिले, तो किससे पूछा जाए? जब चंद चोरों को सज़ा और बड़े चोर को प्रोटोकॉल मिले, तो किससे पूछा जाए? एक ही जुर्म में जब मेयार अलग अलग हो जाएं, तो फिर किससे पूछा जाए? जब सियासत करने वालों के नाम ECL में डाले जाएं और सहाफ़त के नाम पर कारोबार करने वाले को जेल में भी ना डाला जाए, तो फिर किससे पूछा जाए? हुकूमत से या फिर नैब से? हुकूमत से पूछा जाए या फिर नैब से पूछा जाए? नैब पर ऑपोजिशन हम देखते हैं कि आए दिन सवालात उठा रही है, लेकिन नैब का जो रवैया है वो खुद नैब के लिए एक सवालिया निशान बन जाए, तो फिर किससे पूछा जाए? ये कैसी बीमारी है जो मुकदमा बनने पर शुरू और जमानत ख़त्म होने पर ख़त्म हो जाए? किससे पूछा जाए? ECL में नाम शामिल करने का तरीकाकार क्या है? किससे पूछा जाए? मीडिया फिरौन और उनके ख़ानदान के नाम अब ECL में क्यों नहीं डाले गए? अब तक क्यों नहीं डाले गए? ये किससे पूछा जाए? क्या मुल्जिम का नाम ECL में डालने का तरीकाकार वज़ा करने में मुश्किलात का सामना है, या हुकूमत की जानिब से कोई दबाव या प्रेशर है? ये किससे पूछा जाए? बीमारी के नाम पर जेल में सहूलतें एंजॉय करने वाले मीर शकीलुर रहमान एक दिन भी जेल नहीं गए, जबकि लाखों बीमार कैदी जो वाकई बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, 3rd क्लास जेलों में काबिल रहम जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। एक ही सवाल, किससे पूछा जाए? किससे पूछा जाए? किससे पूछा जाए? हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिल रहा, ना नैब अब तक इस केस में अपनी पोजीशन वाजे कर सके, फिर हम किससे पूछें? चले पूछते हैं असद खरल साहब से। असद साहब, बहुत शुक्रिया करने के लिए। मीर शकीलुर रहमान को नैब अब तक हम देख रहे हैं कि इतनी ढील दे रहा है, क्यों उस पर इतनी मेहरबानियां की जा रही? खरल साहब, आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, मामला ये है कि नो डाउट के मीर शकीलुर रहमान एक बड़े जो मीडिया हाउस है, जिसके अखबारात भी हैं, जिसके चैनल भी हैं, उसके वो मालिक हैं। तो अब हुकूमतों की कमज़ोरियाँ भी होती हैं और इसी वजह से मीडिया मालकान हमेशा हमने देखा है माजी में हुकूमतों को ब्लैकमेल करते रहे, लिफाफे लेते रहे, और उसी का ये शख्साना है जो इनको प्लाट मिला एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो फेवर करके उस वक्त के वज़ीर आला जो चेयरमैन LDA थे बिलाज ओहदा भी नवाज शरीफ साहब, और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो नवाशात की गई, जिस सिलसिला 2016 तक जो पनामा केस के बाद नेशनल बैंक से इसी ज़मीन के ऊपर कर्जे और बहुत सारी चीज़ें, वो सिलसिला जारी रहा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब PTI की हुकूमत है, पंजाब के अंदर भी PTI की हुकूमत है, मरकज़ के अंदर भी इमरान खान साहब की हुकूमत है, जो कहते थे कि ये रियासत मदीना साहब जो है वो सबका एक जैसा होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो भी उनको ढील दी जा रही है, जो उनको मराद दी जा रही है, ये कोई नून लीग की हुकूमत नहीं दे रही, ये कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं दे रही, ये PTI की हुकूमत के दौर में जो पंजाब के अंदर आगे अगर वो हॉस्पिटल बैठे हैं, आज अगर उनको जो मराहत मिल रही हैं जेल के बजाय हॉस्पिटल, और या जितनी भी उनको बरात आ रही है, कभी पैरोल पे वो जा रहे होते कराची जी, और ये सारी मराहत इसलिए मिल रही हैं। एक तो हुकूमत वक्त के जो, जिस तरह हम पहले भी प्रोग्राम में बात उठा चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत पंजाब के अहम अहदेदारों ने हस्पताल को, महकमा हेल्थ को बाकायदा दबाव में डाल के कहा कि इनको इधर शिफ्ट करना है। होम डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव डाला गया और हॉस्पिटल में कई माह से वो बैठे हुए हैं, हालांकि जेलों के अंदर बीमार रोल रहे हैं। दूसरी बात, मीर शकीलुर रहमान साहब को इसलिए भी ढील दी जा रही है कि उनके पास नैब के कुछ अहम अहदेदार जो हैं, जो नैब के ही कुछ अहम अहदेदार जो मज़ीद अहम अहदेदारों को डरा रहे हैं कि जनाब इनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एम्बैरसमेंट क्रिएट कर सकती हैं। तो नैब के अंदर एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला है, जिसकी बाइस नैब को कमज़ोर करने के अंदर नैब के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये डरा के मुख्तलिफ अहदेदार एक दूसरे को कि जनाब इनके ऊपर अगर हमने सख्त हाथ डाला तो जो हमारी कमज़ोरियाँ वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनको हाईलाइट कर सकते हैं। लिहाजा जो हो गया जो कि तो इस मामले को इधर रखें, इससे ज़्यादा आगे ना जाएं, क्योंकि उसको जो हमने पकड़ना था वो पकड़ लिया, केस बनाना था बना लिया। अब इससे ज़्यादा अगर हम गए, क्योंकि मामला ये होता है कि कुछ लोग जो है नैब के, या वैसे एक जनरल बात है, वो जो यानी एक दूसरे के काने बने बजाय जो मरम रखने वाला होता है ना, वो हमेशा याद रहता है। तो यहाँ पे नैब में कुछ ऐसे लोग जो है नश्तर मार के कुछ मरम रखने वाले, अब मरम रखे जा रहे हैं उनके ऊपर, तो ये वजह इसलिए उनको ढील दी जा रही है। अच्छा खरल साहब, मुझे ये बताएं, एक तो आपने जो बात कर दी, यानी कि उनके पास उनके कोई राज है, ऐसी कोई बात है कि वो भी घबरा रहे कि पता नहीं एक्सप्लॉइट कर देंगे, यानी हमारे पंजाबी में कहते हैं कि तुझे तुसी एक दूसरे दूजे दे काने हो,
और दूसरी बात है कि क्या मीडिया फिरौन आसिफ अली जरदारी और शरीफ खानदान से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा पावरफुल है कि ना उसके अहले खाना को शामिल तफ्तीश किया गया, ना ICL में नाम डाला गया? क्यों? देखिए, इसमें तो नो डाउट आप देख लेना कि नवाज शरीफ साहब हों, खुर्शीद शाह साहब हों, शर्जील नाम मेमन हों, सरफराज दुरानी हों, जरदारी सब, जितने भी ये लोग बड़े बड़े हैं, उनके नजायज़ सासाजात के केस हों और मनी लॉन्ड्रिंग के केस हों, उनके अहल खाना फैमिली के लोग, उनके नाम ICL में भी डाले गए, वो मुल्ज़मों की फहरिस्त में हैं, कोई इश्तहारी हैं, उनके बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज़ किए गए, उनके असासे मुजमद किए गए, उनके हेडलाइनें चली, उनके इश्तहार निकले। मामला ये है कि इस केस में हैरान कुन बात ये है कि मीर शकील रहमान के साथ बाकी जो लोग हैं वो इसमें बेनिफिशरी हैं। इस जो फ्रॉड की एक ट्रांजैक्शन है, इलीगल ट्रांजैक्शन है, जिसकी बेस पे नायब ने अगर कॉग्निजेंस लिया है, तो इसमें बेनिफिशरी जो लोग हैं 98 में दोबारा ये मीर शकील रहमान साहब के नाम आई है। तो 98 में मीर इब्राहिम साहब की उम्र जो है उस वक्त तक तो उनकी वालदा के नाम जो है ये रकबा था, तो उस वक्त उनकी 20 साल उम्र थी और उनकी अहलिया जो है माशाल्लाह वो भी बालग थी, मीर इब्राहिम भी बालग। और फिर जब इसके ऊपर लोन लिया गया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से और फिर जाली एक फ्रॉड कंपनी जो ऑफशोर आई, वो इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड की मोहरें लगी, उसको टाइटल इस्तेमाल किया गया जिसके जनाब रूह रवा मीर इब्राहिम रहमान साहब है। ये सारी चीज़ें नैब के पास मौजूद हैं, लेकिन फिर वही बात कि मुलजम चूँकि बासर है, ये ब्लैकमेल करता है, अपने इदारे का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है, ज़मानत जिस दिन खारिज होती है उस दिन अदालत अपने चैनल पे लगा के बैठ जाता है। वकला वही लोग जो केस के वकील हैं, उनके प्रोग्रामों में आते हैं, अवाम को एक मिसलीड करते हैं। पैमरा एक खामोश तमाशाई सिर्फ वार्निंग देता है, करप्शन के खिलाफ सबूतों के साथ प्रोग्राम करें तो पैमरा शोकाज देता है, जुर्माने करता है, लेकिन अदलिया के खिलाफ अगर प्रोग्राम करे मुलजम उसका चैनल तो उसको सिर्फ वार्निंग दी जाती है। तो मुलजम ताकतवर है, इसलिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना ICL में नाम डाला जाता है, ना पैमरा अग्रेसिव कार्रवाई करता है जो अदलिया की तौहीन के बावजूद, और जनाब वो ना उसके किसी बंदे को अजीजों बिल्कुल सही, बड़ी गहरी बात है, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं खैरल साहब। अब आपके जवाब से एक सवाल मैं निकालूंगी, अगर मुल्क में इस तरह मीडिया फिरौन जैसे लोगों को ढील दी जाए या फिर हम कह दें कि कोई डील कर ली जाए, ढील या डील, तो रियासत की रिट चैलेंज नहीं होती कि जुर्म भी करें और कानून भी कुछ ना कर पाए? रियासत की रिट चैलेंज क्या होनी थी? रियासत की रिट तो चैलेंज होती रही है। ये मामला तो 80 की दहाई से शुरू होता, और मैं खाकसार गया, इदारों को झंझोड़ा, LDA में जाकर रिकॉर्ड जिस तरह खंगाला मुझे पता है। जब मैं रिकॉर्ड निकाल लिया तो LDA को कहा कि आप मुद्दई बनोगे, वो कांपना शुरू हो गए। उनका इसके इतने ताकतवर बंदे के खिलाफ आपने ये कागज़ कहाँ से निकाल लिए? मैं कहा उसको छोड़ें, वो मुझे डराना शुरू कर दिया, कहते आप मुद्दई ना बने। नैब के अंदर मुद्दई बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, नैब के अंदर एक केस भेजा। उसके बाद आप देख लें उस केस का हाल क्या हो रहा है कि सारा कुछ देने के बावजूद एक वही ट्रांजैक्शन, सिविल वही कहानियाँ, वही तोता मैना, उसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, नेशनल बैंक को लूटा गया है, बहुत सारे और खांचे हैं, बहुत सारी और वारदातें हैं। एक इवल नेक्सिस है कि पनामा केस के बाद जो एक डील हुई, उसके बाद 90s में DGPR से उस वक्त 2 करोड़ से ज़्यादा इश्तहार हुए। ये सारी नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ 2016 में शहबाज शरीफ थे जब ये ट्रांजैक्शन हो रही थी, 98 के अंदर, और जो उस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, LDA के किसी बंदे को नहीं पकड़ा गया, EDORs को नहीं पकड़ा गया, DGLDS को नहीं पकड़ा गया। शहबाज शरीफ जिस वक्त ये ट्रांजैक्शन दोबारा हो रही ट्रांसमिटेड, उस वक्त भी चेयरमैन LDA शहबाज शरीफ थे, किसी और को नहीं पकड़ा गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, रिट चैलेंज तो होती है, होती रहेगी, अब भी हो रही है। इससे ज़्यादा और रिट क्या चैलेंज होनी है कि इमरान खान साहब जो साहब का नारा लेके आए थे, उनके दौर में अगर ऐसा बंदा पकड़ा ही गया है, उसके बाद अगर वो क्लीन चिट मिल जाएगी तो उसके बाद फिर रिट चैलेंज। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद खैरल साहब। और इसके मयार जो हैं वो इस तरह दोहरे होंगे नाजरीन, फिर सवाल तो उठेंगे, सवाल तो होंगे कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। इस केस के बाद जो एक डील हुई, उसके बाद 90s में DGPR से उस वक्त 2 करोड़ से ज़्यादा इश्तहार हुए। ये सारी नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ 2016 में शहबाज शरीफ थे जब ये ट्रांजैक्शन हो रही थी, 98 के अंदर, और जो उस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, LDA के किसी बंदे को नहीं पकड़ा गया, EDORs को नहीं पकड़ा गया, DGLDS को नहीं पकड़ा गया। शहबाज शरीफ जिस वक्त ये ट्रांजैक्शन दोबारा हो रही ट्रांसमिटेड, उस वक्त भी चेयरमैन LDA शहबाज शरीफ थे, किसी और को नहीं पकड़ा गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, रिट चैलेंज तो होती है, होती रहेगी, अब भी हो रही है। इससे ज़्यादा और रिट क्या चैलेंज होनी है कि इमरान खान साहब जो साहब का नारा लेके आए थे,
उनके दौर में अगर ऐसा बंदा पकड़ा ही गया है, उसके बाद अगर वो क्लीन चिट मिल जाएगी तो उसके बाद फिर रिट चैलेंज ठीक है। बहुत शुक्रिया असद खैरल साहब। और इसके मयार जो हैं वो इस तरह दोहरे होंगे नाजरीन, फिर सवाल तो उठेंगे, सवाल तो होंगे कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।